द हिंदू से कंप्लीट करंट अफेयर्स देखेंगे। 20 जनवरी है आज, और आज के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है यमन को लेकर। यमन में लंबे समय से अशांति है, लंबे समय से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति है। अलग अलग गुट देश में नियंत्रण करने के लिए, रिसोर्सेस पर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सिर्फ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर रीजनल पावर्स भी आपस में लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पर ईरान भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पर यूएई भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर हूती विद्रोही है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, और यहाँ की रिकॉग्नाइज्ड सरकार है। तो अलग अलग रीजनल पावर अलग अलग गुटों के पीछे खड़ी हुई है, उन्हें समर्थन देती है, उन्हें रिसोर्सेज देती हैं, और यमन में बहुत बुरी स्थिति है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की कीमत चुकानी पड़ रही है यमन के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भयानक स्थिति है, बहुत ही बड़े पैमाने पर भुखमरी है, बेरोजगारी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और बहुत बुरा जीवन है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, और यमन बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। फिर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई का प्रपोजल है। आरबीआई ने ब्रिक्स की जो बैठक होने वाली है, ब्रिक्स समिट होने वाली है 2026 में, ब्रिक्स का अध्यक्ष है भारत। भारत में ब्रिक्स समिट होगी, ब्रिक्स समिट में कई एजेंडाज पर बात होगी, और आरबीआई चाहता है कि सभी देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव इस एजेंडे में शामिल किया जाए। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेविटॉन को लेकर। ग्रेविटॉन क्या है और इसको लेकर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ हाइपोथेसिस है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो ग्रेविटॉन है, ये जो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके नैनो पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ग्रेविटी पार्टिकल्स से बनी हुई है या वेव से बनी हुई है, जैसे हम लाइट के बारे में पढ़ते थे। कैसा बिहेवियर दिखा रही है, इसको लेकर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और हम देखेंगे कि ये ग्रेविटॉन क्या है, ये पार्टिकल है या वेव है, इसको लेकर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि सिल्वर का भाव अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है, ऑल टाइम हाई है। सिल्वर का भाव क्यों बढ़ रहा है, सिल्वर की डिमांड क्यों है, कौन से फैक्टर हैं जो सिल्वर की डिमांड को बढ़ा रहे हैं, तो सिल्वर के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बीबीएनजे ट्रीटी। बीबीएनजे ट्रीटी चूंकि हाई सीज के कंजर्वेशन को लेकर साइन की गई है, भारत ने भी इसे रेटिफाई किया है। और इसके बाद हम देखेंगे कि बीबीएनजे ट्रीटी को क्यों साइन किया गया है और इसके क्या उद्देश्य हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने में कौन सी दिक्कतें आ सकती है या इसमें कौन सी कमियां हैं। तो सारी बातें हम देखेंगे। यमन के बारे में भी देखेंगे, आरबीआई के प्रपोजल के बारे में भी देखेंगे, ग्रेविटॉन को लेकर क्या बात हो रही है उसको भी देखेंगे, सिल्वर के बारे में भी देखेंगे, और बीबीएनजे ट्रीटी के बारे में भी देखने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल है यमन के बारे में, हालांकि एक ही एडिटोरियल है। तो ये वाला एडिटोरियल है यमन के बारे में। यमन में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है। एक तरफ सऊदी समर्थित सरकार है, मतलब एक तरफ सरकार है और सरकार के पीछे समर्थन है सऊदी अरेबिया का, और दूसरी तरफ है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के पीछे समर्थन है यूनाइटेड अरब एमिरेट का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। तो ये दो गुट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये जो दोनों हैं, मतलब कि जो वहाँ की रिकॉग्नाइज्ड सरकार है और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, इनकी प्रेजेंस है यमन के दक्षिणी हिस्से में, क्योंकि इसका जो उत्तरी हिस्सा है, इसका जो नदन पार्ट है, नॉर्थ यमन है, वहाँ पर पहले से ही हूती विद्रोही अपना कब्जा जमाए हुए हैं। यहाँ तक कि 2014 से राजधानी सना के ऊपर भी हूती विद्रोहियों का ही नियंत्रण है, और हूती विद्रोहियों के समर्थन में खड़ा हुआ है ईरान। तो एक तरफ उत्तरी हिस्सा है, एक तरफ दक्षिणी हिस्सा है। उत्तरी हिस्से में ईरान और हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, और दूसरी तरफ, हालांकि ईरान का सीधे तौर पर नियंत्रण नहीं है, हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, और हूती विद्रोहियों को समर्थन दे रहा है ईरान। और इसके पीछे की राजनीति कुछ ऐसी है कि हूती विद्रोही शिया मिलिशिया हैं, और शिया होने के नाते ईरान से इनकी निकटता है और ईरान इन्हें समर्थन दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी हिस्से में यहाँ की रिकॉग्नाइज्ड सरकार है, सरकार के पीछे समर्थन है सऊदी अरेबिया का, और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की भी प्रेजेंस यहीं पर है। अदन के आसपास के इलाकों में इसका प्रभाव है, और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन के बाकी हिस्सों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे दक्षिणी यमन के ऊपर नियंत्रण करना है और इसे एक अलग देश के रूप में स्थापित करना है।
तो इस बात को लेकर यमन में लड़ाई चल रही है। इस मैप पर हम देख सकते हैं कि यमन में बड़े पैमाने पर कुछ ऑयल रिजर्व्स हैं, पोर्ट्स हैं, और ये जो रूट है रेड सी और बावल मंदेब और अदन की खाड़ी वाला, यहाँ से बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो इसको लेकर भी नियंत्रण करना है, पोर्ट्स को लेकर भी नियंत्रण करना है, और यहाँ पर ये जो तेल के रिजर्व्स हैं उन पर भी नियंत्रण करना है। और रिसोर्सेस को लेकर सबसे बड़ी जब भी लड़ाई होती है, कहीं पर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं देशों के भीतर या दो देशों में भी, तो सबसे बड़ी लड़ाई होती है रिसोर्सेस की। भले ही उसे धर्म के नाम पर लड़ा जाए, भले ही उसे भाषा के नाम पर लड़ा जाए, भले ही उसे क्षेत्र के नाम पर लड़ा जाए, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि होती है रिसोर्सेस को लेकर। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने क्या किया है कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के जो तेल समृद्ध क्षेत्र है हद्रामौत और अल मर्रा, यहाँ पर नियंत्रण कर लिया था। पहले यहाँ पर कंट्रोल था सरकार का, लेकिन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। हालांकि नियंत्रण लंबे समय तक टिक नहीं पाया और फिर वहाँ की सरकार ने वापस अपने नियंत्रण में इन क्षेत्रों को ले लिया, लेकिन इन क्षेत्रों पर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अपना नियंत्रण कर लिया था। एक समय था जब एक तरफ हूती विद्रोही थे, ईरान था, और दूसरी तरफ यहाँ की सरकार थी और यूएई था और सऊदी अरेबिया था। सऊदी अरेबिया सरकार और यूएई आपस में गठबंधन करके हूती विद्रोहियों से लड़ रहे थे। ये कब की बात है? ये बात है 2014 की। 2014 में जो हूती विद्रोही इमर्ज कर रहे थे, वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों पर कंट्रोल बढ़ाते जा रहे थे। वहां पर उनके खिलाफ सऊदी अरेबिया की सरकार, यूएई और यमन की सरकार वहां पर उनके खिलाफ लड़ रही थी। 2015 में इन्होंने इस तरह से लड़ाई शुरू की थी, गठबंधन किया था, लेकिन इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। और जब सफलता नहीं मिल पाई तो फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, और उसके बाद से एक तरफ सऊदी अरेबिया है और सरकार है, और दूसरी तरफ सदर्न रीजन में ही यूएई है और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है। जब सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने सरकार के कंट्रोल वाले क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया, उसके खिलाफ वहां पर सऊदी सरकार ने, मतलब सऊदी की जो फोर्सेस है उन्होंने और वहां की सरकार ने सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ऊपर वापस से हमला किया, जवाबी हमले किए और उन सारे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और इससे सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को बातचीत करने के लिए, समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और फिर रियाद में प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और फिर बातचीत हुई। जब सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल सऊदी की राजधानी रियाद गया, वहां पर बातचीत हुई, उसके बाद कहा गया कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को विघटित कर दिया जाता है। हालांकि फिर बाद में जब वहां के नेता भागकर यूएई चले गए, और फिर यूएई से कहा जा रहा है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की तरफ से, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को विघटित नहीं किया है और अभी भी एक्टिव है। अब इस पूरे घटनाक्रम से सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में भी लड़ाई अब सामने आ गई है, खुले तौर पर आपने सामने लड़ रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि वहां का जो एक प्रमुख पोर्ट था, मुकल्ला पोर्ट, उसके ऊपर वहां पर एक शिप अनलोड हो रहा था, और कहा जा रहा है कि यूएई का शिप था और यूएई के शिप से हथियार अनलोड किए जा रहे थे, और ये हथियार आए थे सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए, और इसके ऊपर हमला किया था सऊदी अरेबिया ने। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई भी आपस में आमने सामने खड़े हो गए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर इसके बाद यूएई ने यमन से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया था, जिसे आतंकवाद रोधी अभियानों के नाम पर वहां पर रखा गया था, उसे वापस बुला लिया है। और फिर जैसे हमने बात की थी कि 2014 में हूती विद्रोहियों से यूएई और सऊदी अरेबिया मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। और फिर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल सरकार के खिलाफ लड़ने लगा, लड़ाई शुरू कर दी, और फिर आपस में ही यहाँ पर सदर्न रीजन में लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को यूएई समर्थन दे रहा है और वहाँ की सरकार को सऊदी अरेबिया समर्थन दे रहा है। और जब ये आपस में लड़ रहे हैं सदर्न रीजन में, तो दूसरी तरफ नॉर्थ में जो हूती विद्रोही है, जिन्होंने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करके रखा है, वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ अभी कोई खड़ा हुआ नहीं है और उसे अपनी ताकत को फोर्टिफाइड करने का मौका मिल रहा है। तो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल और सरकार आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा हूती विद्रोहियों को हो रहा है।
हूती विद्रोहियों ने जब बड़े पैमाने पर यहाँ पर कब्जा किया, बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज हैं ये, और हूती विद्रोही अब ताकत मतलब गेन कर रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वाला जो गुट है सरकार और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये भी आपस में लड़ रहे हैं। तो हूती विद्रोही मजबूत हो रहे हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और इस पूरे क्राइसिस का शिकार हो रही है वहाँ की सरकार, आम जनता बड़े पैमाने पर भूखमरी है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, रिसोर्सेस हैं लेकिन रिसोर्सेस का यूज़ वहाँ के लोगों के लिए नहीं हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं हो रहा है। और जिस देश में भी इस तरह की लड़ाई होती है, जिस देश में भी इस तरह की अशांति होती है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है, वहाँ पर लोगों के अधिकार बर्बाद होते हैं, वहाँ पर भूखमरी, बेरोजगारी, पलायन होता है और देश बर्बाद हो जाते हैं। हमने देखा है, हमारे सामने एग्जाम्पल है यमन का। फिलहाल सदर्न रीजन में शांति बनी हुई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि सीटीएस यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अभी भंग नहीं हुआ है। और एक देश के तौर पर यमन तभी सफल हो सकता है जब अलग अलग गुट आपस के मतभेदों को भुलाकर संवाद के माध्यम से यहाँ पर शांति स्थापना करें, यहाँ पर सरकार की स्थापना करें, पावर को शेयर करें। हमें यहाँ पर सीखना चाहिए कि जब भी किसी देश में अलग अलग पहचान के अलग अलग गुट के लोग होते हैं तो उनके बीच में पावर शेयर की जानी चाहिए, संवाद के माध्यम से व्यवस्थाएं बननी चाहिए। अगर पावर ट्रांसफर होती है तो वो भी शांतिपूर्वक होनी चाहिए, तब जाकर कोई देश सफल हो सकता है। अब यमन की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आंतरिक विभाजन के कारण, क्षेत्रीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, अशांति है, गृह युद्ध है, संघर्ष हो रहा है और इस पूरे संघर्ष की कीमत वहाँ की आम जनता को चुकानी पड़ रही है। एक तरफ सऊदी अरेबिया है और वहाँ की सरकार है, और दूसरी तरफ यूएई है और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। और इनके पहले मतलब नॉर्थ रीजन में देखें तो वहाँ पर हूती विद्रोही है, तो हूती विद्रोही वर्सेस वहाँ की सरकार, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, यूएई और सऊदी अरेबिया। और फिर हूती विद्रोहियों को इस पूरे गेम से निकाल कर देखें तो एक तरफ सऊदी अरेबिया है और यमन की सरकार है, और दूसरी तरफ यूएई है और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है और इस कॉन्फ्लिक्ट में वहाँ की आम जनता पिस रही है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिणी यमन को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, वहीं पर यमन की सरकार देश को एक रखना चाहती है। सऊदी अरेबिया भी यमन के एकीकरण को लेकर ही वहां पर कोशिश कर रहा है, ताकि उसकी दक्षिणी सीमा पर, क्योंकि यमन और सऊदी अरेबिया की बॉर्डर आपस में मिलती है, दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहां पर सऊदी अरेबिया चाहता है कि शांति हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, माइग्रेशन ना हो, लड़ाई ना हो। और उसको लेकर सऊदी अरेबिया वहां की सरकार को समर्थन दे रहा है और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिणी यमन को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है और इसके पीछे समर्थन है यूएई का। तो यमन में बार बार झड़पें हो रही है, लड़ाई हो रही है, राजनीतिक एकता का अभाव है और राज्य का नियंत्रण नहीं है। सरकार पूरे देश पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है, अलग अलग गुट अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं और राज्य के नाम पर कुछ भी बचा हुआ नहीं है। पहले से ही यहाँ पर नॉर्थ और साउथ में डिवाइड था, लेकिन अब साउथ रीजन में मतलब सदर्न रीजन में दक्षिणी यमन में भी गुट आपस में लड़ रहे हैं। संसाधनों के नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा है। यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में जैसे हमने बात की, वहाँ पर प्रतिस्पर्धा है और ये जो पॉलिटिकल फाल्ट लाइन के रूप में यमन को यूज़ कर रहे हैं। यमन एक संघर्ष का क्षेत्र बन चुका है, यमन एक प्लेग्राउंड बन चुका है जहाँ पर रीजनल पावर्स आपस में खेल रही हैं। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का नुकसान, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस तरह की लड़ाइयों का नुकसान यमन को उठाना पड़ रहा है। यमन के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन रिसोर्सेज का ठीक से यूज़ नहीं हो पा रहा है, और वहाँ की जनता रिसोर्सेज होने के बावजूद एक बहुत ज़्यादा, हम कहें कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के बावजूद यमन को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि यमन के दक्षिण में देखें तो हम वहाँ पर अदन की खाड़ी है, बाब अल मंदेब है और फिर लाल सागर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, इसके पास तेल के रिसोर्सेस हैं, इसके पास इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, तो इनका यूज़ वहाँ के विकास के लिए किया जा सकता है, लोगों की भुखमरी, बेरोजगारी को, गरीबी को मिटाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर यमन में कॉन्फ्लिक्ट ही है और देश की जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बल्कि देश की जनता और देश की हालत दिन ब दिन और ज़्यादा खराब होती जा रही है। बेरोजगारी है, भुखमरी है, हिंसा है, विस्थापन है और बहुत बुरी स्थितियां हैं।
यमन की बात करें तो यमन की ज्योग्राफी, यमन है कहाँ पर? यमन है अरब पेनिनसुला में, और अरब पेनिनसुला के दक्षिणी छोर पर, जैसे हमने बात की थी कि ये है अरब पेनिनसुला। अरब पेनिनसुला में ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ यूएई है, ओमान है, और ये यमन है। यमन के नॉर्थ साइड में है सऊदी अरेबिया, ईस्ट साइड में है ओमान, सदर्न साइड में है गल्फ ऑफ अदन, बाब अल मंदेब है, रेड सी है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा भारत है। तो भारत, अरेबियन सी, और ये यमन, यहाँ पर है यमन। पूर्व साइड में ओमान है और नॉर्थ साइड में सऊदी अरेबिया है, लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, और इससे लगा हुआ उस साइड जिबूती और इरिट्रिया है। इस रीजन से, मतलब इस क्षेत्र से, यहाँ से ये जो बाब अल मंदेब है, ये वाला जो ट्रेड रूट है, यहाँ से बड़े पैमाने पर तेल का व्यापार होता है और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। यमन के टेरेन की बात करें तो यहाँ पर ये जो इलाका है ये पूरा पर्वतीय इलाका है। इसके अंदर साइड रेगिस्तान है और यहाँ पर ये जो पतले पतले दिख रहे हैं सकरे तटीय मैदान है। हिस्ट्री की बात करें तो 1990 तक यमन अलग अलग देश थे। उत्तरी यमन अलग देश था, दक्षिणी यमन अलग देश था, और फिर 1990 में इसका एकीकरण हुआ। उत्तरी क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव था, दक्षिणी क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव था। 1990 में अब्दुल्ला सालेह के नेतृत्व में यमन का एकीकरण हुआ, लेकिन उसके बाद देश अभी तक तो सफल नहीं हो पाया है और यहाँ पर लंबे समय से गृह युद्ध की स्थितियां हैं। हुती विद्रोही हैं, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, सरकार है, इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे गुट हैं जो आप अलग अलग क्षेत्रों को कंट्रोल करते हैं और अलग अलग रिसोर्सेस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटी की बात करें, मतलब राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर देश को आधिकारिक तौर पर गणराज्य के तौर पर डिक्लेयर किया गया है, गणराज्य है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि राजधानी सना के ऊपर हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है और बड़े हिस्से पर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का नियंत्रण है, कुछ छोटे हिस्सों पर अलग अलग गुट्स का नियंत्रण है और सरकार का नियंत्रण बहुत कम बचा है। सरकार के पास सरकार कहने के लिए, राज्य कहने के लिए कुछ भी नहीं है और सऊदी अरेबिया के समर्थन से किसी तरह से काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो सरकार है उसे सऊदी अरेबिया का समर्थन है। राजधानी सना पर 2014 से हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है, यहाँ पर है सना नॉर्थ में। यमन की सरकार जो है अभी अदन से काम कर रही है, लेकिन अदन जो शहर है वहाँ उसके आसपास भी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का मजबूत नियंत्रण है। तो यमन में जो कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस नहीं है और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस किसी भी देश की बैकबोन होते हैं। सरकारें आती है जाती है, लेकिन जो हमारा ढांचा है, हमारे व्यवस्था चलाने का जो ढांचा है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ जो संसद है, हमारे यहाँ अलग अलग संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये परमानेंट रहती हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन संस्थाएं बनी रहती है। और अगर इन संस्थाओं को ख़त्म किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है, तो देश और देश की पूरी व्यवस्था ख़त्म होती है, कमज़ोर होती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जैसे हमने बात की कि हुती विद्रोही हैं, हुती विद्रोहियों को समर्थन प्राप्त है, चूँकि शिया हैं तो ईरान का, और हुती विद्रोहियों ने 2014 से सना पर नियंत्रण किया हुआ है, नॉर्थ यमन पर इनका नियंत्रण है। सऊदी अरेबिया ने 2015 में इनके खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, इसमें यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों साथ में थे, लेकिन इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद से यमन की सरकार और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिणी यमन को स्वतंत्र देश की तरह स्थापित करना चाहता है, इसलिए वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को यूएई का समर्थन प्राप्त है और सरकार को सऊदी अरेबिया का समर्थन प्राप्त है। तो इस तरह से यमन में लंबे समय से लड़ाई चल रही है। ईरान है यहाँ पर, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और इन सभी रीजनल पावर्स के लिए ये एक जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बन गई है, एक जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बन गया है और इसकी कीमत यमन को चुकानी पड़ रही है। क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? गंभीर मानवीय संकट है, भूखमरी है, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा बर्बाद हो चुका है, संघर्ष है, रोज की हिंसा है, मारे जा रहे हैं लोग, मौत हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, और इस तरह से पूरा देश बहुत बुरी स्थिति में है। और यहाँ से हमें सीखने की बात है कि जब भी आपस में हिंसा से लड़ाई होती है,
कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है तो उससे किसी का भी फायदा नहीं होता है। जब पावर शेयर नहीं की जाती है, जब रिसोर्सेस को शेयर नहीं किया जाता है तो किसी का भी फायदा नहीं होता है और सिर्फ बर्बादी ही हाथ लगती है। यहाँ से एमसीक्यू में पहला सवाल हो सकता है कि यमन के भूगोल के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि यमन की उत्तरी सीमा सऊदी अरब से मिलती है, तो सऊदी अरब से उत्तरी सीमा मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दक्षिण यमन 1990 से पहले उस्मानी शासन के अधीन था, तो दक्षिणी जो यमन है उस पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो बाब अल मंदेब एक तरफ, जब भी हम स्ट्रेट की बात करते हैं तो स्ट्रेट मतलब एक सकरा पानी वाला रास्ता, तो एक तरफ बड़ी बॉडी होती है और दूसरी तरफ भी एक बड़ी वाटर बॉडी होती है। तो बाब अल मंदेब के एक तरफ है लाल सागर और दूसरी तरफ है अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अडन, तो ये दोनों बात सही है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहां से दूसरा सवाल है कि यमन के इतिहास और आंतरिक संघर्ष के बारे में कितने कथन सही है। इतिहास और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर और दक्षिण यमन 1990 में एकत्रित हुए अब्दुल्ला सालेह के नेतृत्व में यहाँ पर एकीकरण हुआ था दोनों क्षेत्रों का, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट 1994 में यमन में गृह युद्ध हुआ, 1994 से गृह युद्ध चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, और अभी लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है और अलग अलग गुट यहाँ पर अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं और इनके पीछे अपने अपने इंटरेस्ट के साथ रीजनल पावर्स भी खड़ी हुई हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल उत्तर यमन की स्वतंत्रता चाहता है, उत्तर यमन नहीं दक्षिणी यमन की स्वतंत्रता चाहता है। और चौथा है कि हुती आंदोलन शिया विद्रोही समूह है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कथन और कारण वाला। असरसन है कि यमन में बहुस्तरीय संघर्ष चल रहा है जिसमें हुती, सरकारी बल और अलगाववादी शामिल हैं, ये बात बिल्कुल सही है, असरसन सही है। रीजन देखते हैं, सऊदी अरब और यूएई के यमन में अलग अलग क्षेत्रीय हित हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अब हमें देखना होगा कि क्या ये आपस में जुड़ते हैं या नहीं, क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो कारण बताया गया है कि सऊदी अरब और यूएई यमन में अलग अलग क्षेत्रीय हित हैं, तो दोनों के अलग अलग क्षेत्रीय हित हैं, इनका समर्थन अलग अलग गुटों के साथ है, और जब अलग अलग गुटों के साथ है तो ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, तो हम कहेंगे कि अलग अलग क्षेत्रीय हितों के कारण यहाँ पर आपस में संघर्ष चल रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि यमन के रणनीतिक महत्व के बारे में कितने कथन सही है। बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, बाब अल मंदेब लाल सागर को यमन की खाड़ी से जोड़ता, अदन की खाड़ी से जोड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये बात भी सही है। तीसरा, यमन हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण रखता है, हॉर्मूज जलडमरू मध्य यहाँ पर नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में जब हमने ईरान के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान का मुसन्नम पेनिनसुला है और यूएई लगा हुआ है, तो वहाँ पर यूएई है, वहाँ पर ओमान है और ईरान है। यहाँ पर यमन के पास हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं है, यहाँ पर बाब अल मंदेब है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और चौथा है कि यह क्षेत्र खाड़ी देशों के भू राजनीतिक हितों का केंद्र बन चुका है, बिल्कुल सही है। पांचवा सवाल है फिर से असरसन और रीजन वाला। असरसन है कि दक्षिणी यमन की स्वतंत्रता की मांग करने वाला सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को यूएई का समर्थन प्राप्त है, बिल्कुल सही है। और इसके रीजन में बताया गया है कि यूएई और सऊदी अरब यमन में अलग अलग हित रखते हैं, दोनों बातें सही है, हालांकि आपस में जुड़ती नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई ने क्या प्रपोजल रखा है। आरबीआई ने प्रपोजल दिया है कि भारत में 2026 में
जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा, ब्रिक्स की समिट होगी, तो उसमें यहाँ अलग-अलग देशों की, जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, उनकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को जोड़ने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किया जाए। क्यों किया जाए? इससे क्या होगा? इससे होगा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा, इससे पेमेंट आसानी से होंगे, तेज ही होंगे और सस्ते पेमेंट होंगे। तो इसको लेकर आरबीआई चाहता है कि ब्रिक्स के एजेंडे में सीबीडीसीज को जोड़ने का प्रस्ताव शामिल किया जाए, ताकि सीमा पार व्यापार, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पर्यटन भुगतान, टूरिज्म पेमेंट्स ईजियर हों, फास्टर हों और चीपर हों। और इससे हमें भारत को क्या फ़ायदा होगा? एक तो सभी देशों को ये फ़ायदे तो होंगे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा और पेमेंट आसान होंगे, फास्ट होंगे, ईजियर होंगे। इसके अलावा भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो भारत को फ़ायदा होगा कि यहाँ पर भारत का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, ऊपर से डॉलर के ऊपर से निर्भरता कम होगी। क्योंकि जब भी डॉलर के ऊपर निर्भरता बढ़ती है, जो कि हालाँकि अभी है, तो डॉलर के ऊपर निर्भरता के कारण यूएसए को ताकत मिलती है सैंक्शन लगाने की, देशों की पॉलिसीज़ को नियंत्रित करने की, देशों को नियंत्रित करने की, देशों की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने की। तो यहाँ से हमें अमेरिकी डॉलर के ऊपर से निर्भरता कम करनी है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के स्तर पर भारत को, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बढ़ाना है। तो भारत को रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सहायता मिलेगी और डॉलर के ऊपर से निर्भरता कम करने के लिए भी ये कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहला ऐसा फॉर्मल प्रपोज़ल है जो यहाँ पर रखने जा रहा है। अगर ऐसा प्रपोज़ल भारत की तरफ से रखा जाता है तो पहला फॉर्मल प्रपोज़ल होगा। अब जो अलग-अलग देश हैं, वहाँ पर अभी सीबीडीसीज़ को लेकर काम चल रहा है। कोई भी देश सीबीडीसीज़ को अभी लॉन्च नहीं कर पाया है। जब भी लॉन्च होंगे, इन्हें जोड़ने का प्रस्ताव यहाँ पर आरबीआई रखने की कोशिश कर रहा है और देखते हैं कि ये एजेंडे में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। अब इस कदम से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी यूएसए को, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि उसका दबदबा कम हो, यूएसए नहीं चाहता कि डॉलर को बाईपास किया जाए। अगर ट्रेड डॉलर में नहीं होगा, ट्रेड रीजनल करेंसीज में होगा, आपसी करेंसीज में लोग अगर व्यापार करना शुरू कर देंगे, मतलब देश व्यापार करना शुरू कर देंगे, तो डॉलर से निर्भरता कम होगी। और जब डॉलर से निर्भरता कम होगी तो अमेरिका की जो जियोपॉलिटिकल और अमेरिका की जो डॉलर के माध्यम से दबदबा है और देशों की पॉलिसीज को नियंत्रण करने की ताकत है, वो कम होगी। और इसको लेकर अमेरिका सहज नहीं है, अमेरिका खुश नहीं है और अमेरिका के खिलाफ मानता है। हालांकि पूरे ब्रिक्स संगठन को अमेरिका एक संदेह की नज़र से देखता है। और इससे पहले 2025 में इस तरह का डिक्लेरेशन हुआ था, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने को लेकर इस तरह की बात कही थी। और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए देशों की मुद्राओं को जोड़ना एकदम सही कदम हो सकता है। हालांकि भारत रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारत रुपए के डिजिटलाइजेशन से जोड़कर देखता है इस कदम को, डी डॉलराइजेशन से भारत इसे जोड़कर नहीं देखता है, लेकिन अमेरिका इसे डी डॉलराइजेशन से जोड़कर ही देखता है। और इसका खामियाजा और अमेरिका के गुस्से का नुकसान भारत और दूसरे देशों को हो सकता है, क्योंकि पहले से टैरिफ चल रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर अमेरिका को इस तरह से चिढ़ाया जाता है, अगर इस तरह से अमेरिका को नीचा दिखाया जाता है, तो अमेरिका के वहाँ पर जो सनकी सरदार हैं, मतलब वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वे कुछ भी फैसले ले सकते हैं, बिना कोई फैक्ट के, बिना कोई लॉजिक के फैसले कर लेते हैं, मनमर्जी चलती है उनकी। तो इस तरह के फैसले हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि अभी पायलट स्टेज में है अलग अलग देशों की सीबीडीसी। जब भी लॉन्च होगी तो हम इन्हें जोड़ने का प्रस्ताव अगर पास होता है, इस तरह की कोशिश होती है, तो इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। बाकी ऑनलाइन पेमेंट, प्रोग्रामेबल सब्सिडी और फिनटेक आधारित वॉलेट, इस तरह के जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इसके और फ़ायदे देखें तो इसमें करेंसी स्वैप को लेकर फ़ायदा हो सकता है। जो भारत और रशिया के बीच में ट्रेड हो रहा है और रुपए का अधिक और रूबल के अधिक जमा होने की जो शिकायत है वो दूर हो सकती है और व्यापार निपटान के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आरबीआई ने प्रपोजल रखा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को आपस में जोड़ने का प्रपोजल ब्रिक्स के एजेंडे में शामिल किया जाए, ताकि डॉलर के ऊपर से निर्भरता कम हो, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़े, ताकि टूरिज्म पेमेंट बढ़े, पेमेंट करना ज़्यादा ईजियर, फास्टर और चीपर हो। अलग अलग देश अपनी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट कर सकते हैं और डॉलर के ऊपर से निर्भरता कम कर सकते हैं। और इसको लेकर अमेरिका नाराज़ हो सकता है।
अमेरिका ब्रिक्स को और इस कदम को एक संदेह की नज़र से देखता है। इसके बाद बात आती है ग्रेविटॉन को लेकर। ग्रेविटॉन क्या है? हालांकि अभी हाइपोथेटिकल ही है बात और सिर्फ काल्पनिक बात है कि हाइपोथेसिस है कि जो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटी बनी हुई है क्वांटम पार्टिकल्स से। बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे ग्रेविटी बनी हुई है। इसे समझने के लिए हम लाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। पहले लाइट को वेव समझा जाता था, लेकिन कुछ बाद में एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें लाइट ने पार्टिकल्स का बिहेवियर भी दिखाया और फिर हम कहते हैं कि लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में भी है, लाइट वेव्स के फॉर्म में भी है। इसी तरह ग्रेविटेशनल वेव्स को अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर क्वांटम पार्टिकल्स है जिनसे ग्रेविटी बनी हुई है और इसको लेकर अब एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं, बातचीत शुरू हुई है। लाइट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हें फोटॉन्स कहा जाता है और ग्रेविटी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन्हें ग्रेविटॉन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तकनीकी चीज़ें नहीं पूछी जाने वाली हैं। इसको लेकर एक सामान्य समझ अगर कभी पूछी जाएगी तो पूछी जाएगी। ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी बिजली की तुलना में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि यही इसके जो एक्सपेरिमेंट है, ग्रेविटॉन को डिटेक्ट करने का एक्सपेरिमेंट है, इसमें सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि इतनी ज़्यादा कमज़ोर है और इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहा जा रहा है कि 10 टू द पावर 36 टाइम्स वीकर है इलेक्ट्रिसिटी से, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ग्रेविटी। ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें तो ग्रेविटी हर एक मास को, हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत 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 ज़्यादा वीकर है और यही कारण है कि इस एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ी बाधा आने वाली है और इसे पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि हमारी जो ग्रेविटी है पृथ्वी की, उसे एक साधारण मैग्नेट से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है और है भी। और ये जो ग्रेविटॉन्स हैं इनका इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन इतना ज़ीरो है कि किसी भी पार्टिकल से बिना इंटरेक्ट किए, बिना रिएक्ट किए आर पार हो जाते हैं और इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और साइंटिस्ट भी इसी बात को लेकर आशंका जता रहे हैं कि फिज़िकली इम्पॉसिबल है टू डिटेक्ट ग्रेविटॉन्स और इसके लिए बहुत बड़े डिटेक्टर की ज़रूरत होगी और बहुत बड़े लंबे अंतराल की ज़रूरत होगी, बहुत लंबे समय की ज़रूरत होगी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। हालांकि जब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आएंगी तब हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। जब हमारी समझ और ज़्यादा विस्तारित हो जाएगी इसको लेकर, तब हम इसे और ज़्यादा आसानी से पढ़ सकेंगे। इसको लेकर फंडिंग भी मिली है, एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं और जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो एक ऐतिहासिक कदम होगा और इस एक्सपेरिमेंट को दशकों लग सकते हैं और इसके बारे में अभी शुरुआत ही हुई है, अभी सिर्फ हाइपोथेसिस है, अभी सिर्फ कल्पना मात्र है। सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई स्तर पर है। इसका जो भाव है अभी जो मार्केट खुला है उस हिसाब से यहाँ पर सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, $94 पर औंस। औंस की बात करें तो इसमें होते हैं लगभग 31.1 ग्राम। तो औंस 31.1 ग्राम का होता है और चांदी का भाव अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब इसका क्या कारण है? इसका सबसे पहला कारण है भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देश आपस में अलग अलग मुद्दों पर और अलग अलग रीजन्स में लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप, जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो भी अब आपस में लड़ रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका यहाँ पर धमकी दे रहा है, एक तरफ यूरोप लंबे समय से रशिया से लड़ रहा था, अब यूएसए और इसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं पर होता है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है व्यापार का। जब व्यापार का नुकसान होता है तो फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा नहीं होता है तो नुकसान होता है, और इस नुकसान की भरपाई के लिए और नुकसान की आशंका को दूर करने के लिए लोग
सेफ चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और सबसे सेफ मानी जाती है गोल्ड और सबसे सेफ माना जाता है सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर में लोग निवेश कर रहे हैं, इससे डिमांड बढ़ी हुई है और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण इसकी तरफ लोग निवेश कर रहे हैं, इसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। और यदि इसी तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन चलते रहे तो इनका भाव और भी ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी व्यापार में और जब भी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति होती है तो लोग अपने पास कैश नहीं रखते, लोग बॉन्ड्स में निवेश नहीं करते, लोग शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते, बल्कि लोग मेटल्स में निवेश करते हैं। इसलिए पहला कारण तो हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है इंडस्ट्रियल डिमांड, मतलब औद्योगिक मांग। औद्योगिक मांग क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आने वाले टेक्नोलॉजी है, जो आने वाला समय है, आने वाला दौर है, उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, उसमें सेमीकंडक्टर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उसमें जो रणनीतिक चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है और इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए चांदी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इंडस्ट्रियल मांग के कारण भी चांदी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और काफ़ी ज़्यादा इसके भाव बढ़े हुए हैं। इसके अलावा भी एक कारण है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोने का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो लोग सोने को ना खरीद कर चांदी को खरीदना प्रेफर कर रहे थे, तो इसको लेकर भी डिमांड है। तो तीसरा कारण ये हो सकता है। और इसके अलावा अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं में जैसे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसके लिए लोग मेटल्स में निवेश करने की बात कर रहे हैं, मेटल में निवेश करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और अप्रैल 2025 से चांदी की कीमत दुगनी हो गई है और डिमांड भी बढ़ रही है। यूरोप और अमेरिका में जो टेंशन है उसके कारण भी इसकी डिमांड बढ़ी है और इसका भाव भी बढ़ा है। इन्वेस्टर इसे सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चांदी की तरफ लोगों का ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा है। और यहाँ पर और निवेशक गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में भी निवेश कर रहे हैं। अब गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ क्या होता है? मान लीजिए आपको चांदी चाहिए या सोना चाहिए, आप पैसे लेकर जाते हैं व्यापारी के पास, व्यापारी आपको चांदी देता है और बदले में आप उसे पैसे देते हैं। इस पैसे से वह विदेश में, मतलब भारत नेट इंपोर्टर है मेटल्स का, मतलब सोने और चांदी का, तो वहाँ से हमें आयात करना होता है। तो ये जो मुद्रा है, हमारा जो पैसा है वो देश के बाहर चला जाता है। हालांकि देश के बाहर पैसा जाता है, लेकिन इसकी जो डिमांड है अनकंट्रोल रहती है, इसका सरकार के पास इसको ट्रैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसको लेकर यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ का कंसेप्ट आया था। इसमें क्या होता है कि जो हमारी असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ आपको एक कागज़ देती हैं, कागज़ का भाव जुड़ा होता है सिल्वर के साथ, और बदले में आप जब इसे खरीदते हैं और पैसा देते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को, तो उसके बदले में आपको ये कागज़ मिलता है और दूसरी तरफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ उस वैल्यू का गोल्ड या सिल्वर खरीदती हैं। तो यहाँ पर आप इस इंस्ट्रूमेंट को, जैसे आप शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, वैसे ही ट्रेड कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ हैं जो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ शेयर मार्केट में बेचती हैं। तो यहाँ पर इसे एक कागज़ के रूप में हम गोल्ड और सिल्वर को ले सकते हैं, मतलब कागज़ का गोल्ड और सिल्वर है, हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। इसे रखना आसान है, इसे बेचना आसान है, इसे खरीदना आसान है और सरकार के लिए इसका मैनेजमेंट भी आसान है। तो इसको लेकर सरकार गोल्ड और ईटीएफ को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि इसका जो पैसा है वो अर्थव्यवस्था में निवेश हो सके और आप इसे सुरक्षित तरीके से ट्रेड कर सकें। हालाँकि कुछ एक्सपर्ट्स इसमें करेक्शन की बात भी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं मेटल्स के, सोने और चांदी के, तो इसमें करेक्शन भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंडस्ट्रियल डिमांड और बाकी फैक्टर्स के चलते अगर इसकी डिमांड बढ़ती रही तो इसके भाव भी बढ़ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसके भाव बढ़ने की बात कर रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट इसके भाव कम होने की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या होगा, आगे देखा जाएगा। बीबीएनजे ट्रीटी लागू हो गई है। बीबीएनजे ट्रीटी क्यों बनाई गई है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी समुद्रों में हम देखते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल वाटर है वहाँ पर
कुछ क्षेत्र तक देशों का नियंत्रण होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड, उसके आगे का जो क्षेत्र है वहाँ पर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए इस ट्रीटी को बनाया गया है। इस ट्रीटी को बनाया गया है अनक्लॉज के अंदर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के भीतर, और इसे अब देशों ने रेटिफाई किया है। लगभग 60 देश ने इसे मान्यता दे दी है। इस पर साइन पहले ही हो चुका था, अब मान्यता दी है तो इसे लागू किया जा रहा है। तो बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी अब लागू होने जा रही है। अब ये ट्रीटी बनाई गई है हाई सीज का संरक्षण और सस्टेनेबल यूज के लिए, और ये कानूनी रूप से एक बाध्यकारी संधि है। तो हमें बीबीएनजे के बारे में याद रखना है। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के भीतर बनाई गई है, लागू हो चुकी है, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और हाई सीज के संरक्षण और कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है। अब हम देखते हैं कि ये हाई सीज क्या चीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि ये हाई सीज क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आप एक बीच पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं पानी की तरफ। जहाँ तक पानी ज़मीन को टच करता है वो होती है बेस लाइन। आप बीच पर खड़े हुए हैं, पानी की तरफ देख रहे हैं, और जहाँ तक पानी ज़मीन को टच कर रहा है वो होती है बेस लाइन। ये वाली बेस लाइन तय की जाती है अपने क्या कहते हैं उसको, हाई टाइड से। जहाँ तक हाई टाइड का पानी आता है वहाँ तक जो लाइन बनती है उसे बेस लाइन कहा जाता है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है टेरिटोरियल सी, मतलब यहाँ पर क्षेत्रों की संप्रभुता का दावा होता है 12 नॉटिकल मील तक। फिर यहाँ से बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है वो कंटिग्यूअस जोन होता है, और फिर उसके आगे 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस क्षेत्र तक, मतलब 200 नॉटिकल मील तक, देश यहाँ के संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। इन संसाधनों पर उस देश का अधिकार होता है, और जियोग्राफिक रूप से देखें तो यहाँ तक स्लोप खत्म हो जाते हैं। पहले कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट के बाद आता है कॉन्टिनेंट शेल्फ। यहाँ पर जो ये स्लोप होता है वो धीमा होता है, उसके बाद अचानक से स्लोप आता है, और यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक उस देश का अधिकार होता है इस क्षेत्र के संसाधनों के ऊपर, उसका दोहन कर सकता है। तो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र तो हो गया। सबसे पहले टेरिटोरियल सी, उसके बाद कंटिग्यूअस जोन, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ से आगे का जो क्षेत्र होता है, यहाँ से आगे का जो पानी होता है, यहाँ से आगे का जो ओशन समुद्र होता है वो होता है हाई वाटर, और ये होता है इंटरनेशनल वाटर। ये क्षेत्र सभी के लिए खुला है। यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, यहाँ से पाइपलाइन बिछा सकते हैं, यहाँ से केबल बिछा सकते हैं, और ये इसका महत्व इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इसका महत्व नेचुरल रिसोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका संरक्षण करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़े देश, शक्तिशाली देश बॉटम ट्रॉलिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान होता है, और सस्टेनेबल यूज़ के लिए और बाकी देशों के लिए भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, इसके लिए इस ट्रीटी को साइन किया है। तो सबसे पहली बात तो है ये ट्रीटी लागू हो गई है। दूसरी बात है हाई सीज के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए है। भारत ने भी इसको साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है। 200 समुद्री मील 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसका संरक्षण हमें करना है, और लगभग 2/3 ऑफ द ग्लोबल ओशन, मतलब 2/3 जो पानी है समुद्र का वो हाई सीज में आता है, और इसका संरक्षण लगभग पूरी पृथ्वी का लगभग जो आधा हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आता है, और इसका संरक्षण करना ज़रूरी है। यूएन क्लॉज के अंतर्गत ये संधि को अपनाया गया है, और ये जो ट्रीटी है 2023 में एक सम्मेलन में, मतलब यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस में इसको अपनाया गया था, और अब अलग अलग देशों ने इसको मान्यता दी है, और अब ये संधि लागू होने वाली है।
यूएन क्लॉज के अंतर्गत ये तीसरा समझौता है। पहले भी 2 समझौते, इंपॉर्टेंट समझौते हो चुके हैं। डीप सी बेड माइनिंग को लेकर एक एग्रीमेंट था और दूसरा फिश स्टॉक एग्रीमेंट को लेकर एक समझौता था। ये जो डीप सी माइनिंग है, हम देखते हैं कि समुद्र की तली में, सी बेड के ऊपर बहुत सारे ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जिनका दोहन किया जा सकता है। तो उसको लेकर पहला समझौता था और फिर फिश स्टॉक को लेकर, और तीसरा समझौता ये हाई सीज में समुद्र का या समुद्री संसाधनों का, समुद्री जीवों का और जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करने को लेकर अब समझौता हुआ है। इसका जो सबसे बड़ा निकाय होगा, सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय होगा, वो होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक क्लियरिंग हाउस भी होगा जो उसको टेक्निकल कामों में मदद करेगा। इसका एक सचिवालय भी होगा और इसका एक फंडिंग मैकेनिज्म भी होगा, और इस तरह से ये संधि पूरी लागू होगी, इस तरह से इस पर काम होगा। अभी तक 83 देशों ने इसे रेटिफाइड किया है, भारत ने भी इसे रेटिफाइड कर दिया है। क्या करना है? वैश्विक संसाधनों का शासन करना है, मतलब नियम आधारित व्यवस्था तो होनी चाहिए कि विश्व के जो संसाधन है, जहाँ पर किसी भी देश का कोई प्रभुत्व नहीं है, जहाँ पर किसी भी देश का कोई नियंत्रण नहीं है, वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है उनको किस तरह से यूज़ किया जाना है, उनका फ़ायदा कैसे होगा, तो इसको लेकर संधि एक ढांचा प्रदान करती है। इसके अलावा इकोसिस्टम है उसका प्रबंधन करना है, और जो हमारा 2030 तक 30% महासागरों का संरक्षण करना है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो भी गतिविधियां यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है उसके लिए भी एक ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा न्याय संगत बंटवारा समुद्री संसाधनों का, ये भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर हो, और तकनीकी और वित्तीय सहायता जो विकासशील देश हैं उन्हें मिले, इस तरह की व्यवस्था इसमें बनाने की कोशिश की गई है। और बहुपक्षवाद को मजबूती देने की बात भी यहाँ पर हो रही है, कोशिश हो रही है। देखना होगा कि इसका फ़ायदा छोटे देशों को कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। बाकी इसमें डीप सी माइनिंग को लेकर कोई बात शामिल नहीं है, इसको लेकर चिंता है। इसके अलावा कार्यान्वयन चुनौती, निगरानी और प्रवर्तन कैसे होगा, इसको लेकर भी चिंता है। विकासशील देशों के लिए यहाँ पर फ़ायदा लेना इस बात का, और जो बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, उन्हें अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो आज हमने देखा, सबसे पहले देखा कि यमन को लेकर क्या क्राइसिस है, यमन में क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों अलग अलग गुट लड़ रहे हैं, कौन कौन से देश इन्हें समर्थन दे रहे हैं, हूती विद्रोही हैं जिनके पीछे ईरान खड़ा हुआ है, और वहाँ की जो सरकार है उसके पीछे सऊदी अरेबिया है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के पीछे यूएई है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अभी कुछ दिनों पहले जो सरकार का क्षेत्र है उस पर नियंत्रण कर लिया, हालांकि सरकार ने उस कब्जे को वापस छुड़ाया है, और हूती विद्रोहियों ने देश के बड़े हिस्से पर, यानी कि नॉर्थ यमन के ऊपर कब्जा करके रखा है। सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल दक्षिणी यमन को एक अलग देश के रूप में बनाकर स्थापित करना चाहता है, और वहाँ की सरकार पूरे देश को यूनिफाइड करना चाहती है। सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि यमन को एक देश के रूप में स्थापित किया जाए और इसमें शांति हो, ताकि उसकी बॉर्डर पर शांति हो, ताकि वहाँ पर उस साइड से सऊदी अरेबिया को कोई ख़तरा ना हो, वहाँ पर उसके दुश्मन जैसे कि ईरान का कोई प्रभाव ना हो, और वहाँ का जो ट्रेड रूट है रेड सी, बाबल मंदेब और अदन की खाड़ी वाला, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसमें कोई दिक्कतें कभी खड़ी ना हो, उसको लेकर सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है, और दूसरे गुट अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यमन कहाँ पर है? अरब पेनिनसुला पर है, ये जो दक्षिणी कोना है वहाँ पर है। इसके पड़ोसी देशों में है सऊदी अरेबिया, नॉर्थ में, ईस्ट में ओमान है, यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन है, यहाँ पर बाबल मंदेब है, और यहाँ पर रेड सी है। भारत और इसके बीच में अरेबियन सागर है, इधर भारत है और इधर यमन है। इसके अलावा हमने देखा कि आरबीआई ने प्रपोजल रखा है कि ब्रिक्स के देशों के सीबीडीसीज को आपस में जोड़ने का प्रपोजल ब्रिक्स के एजेंडे में शामिल किया जाए, क्योंकि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत में समिट होने जा रही है ब्रिक्स की, और उसके एजेंडे में इस बात को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सीमा पार व्यापार को बढ़ाया जा सके, पर्यटन को बढ़ाया जा सके, और मतलब पर्यटन भुगतान को बढ़ाया जा सके, और पूरा जो पेमेंट सिस्टम है उसको ज़्यादा ईजियर, फास्टर और चीपर बनाया जा सके, डॉलर से निर्भरता कम हो सके। इसको लेकर कोशिशें चल रही है। हालांकि इससे अमेरिका नाराज़ हो सकता है, अमेरिका इसे संदेह की नज़र से देखता है, लेकिन हमें अपने देश के हितों को, अपनी संप्रभुता को
बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और ये हमारा अधिकार भी है। और एक रूल बेस्ड ऑर्डर में, एक नियम आधारित व्यवस्था में इस तरह से देश एक दूसरे पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं, न कि एक दूसरे के ऊपर संदेह करके, न कि एक दूसरे को पीछे खींचकर। आपस में व्यापार बढ़ाना होगा। जिस तरह से भारत अलग अलग व्यापारिक साझेदार तलाश कर रहा है, सबसे पहले समझौते हुए हैं, अभी कुछ समझौते हुए हैं जिनमें यूएई के साथ समझौता हुआ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ, यूके के साथ, बहुत सारे दूसरे देशों के साथ पहले से समझौते हैं और अब ईयू के साथ भी समझौता होने जा रहा है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसके बाद हमने देखा ग्रेविटॉन्स क्या हैं। तो जैसे पार्टिकल्स, लाइट का जो पार्टिकल बिहेवियर है, वैसा ही ग्रेविटी का भी पार्टिकल बिहेवियर हो सकता है। और ये अभी फिलहाल के लिए एक हाइपोथेटिकल क्वांटम पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे कण हैं जिनसे ग्रेविटी बनी हुई है, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको लेकर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इनको लेकर बातचीत अभी शुरू हुई है और इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें सबसे कमज़ोर जो फोर्स है वो ग्रेविटी है। और ग्रेविटी को लेकर अभी एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं। तो इसको लेकर आगे जब भी बात होगी, डिटेल में और ज़्यादा चर्चा होगी, हमारी जब समझ का और ज़्यादा विस्तार होगा, तब हम इसके बारे में और बातें करेंगे। सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर है, सबसे ज़्यादा भाव है फिलहाल में। और इसका कारण है, एक तो भू राजनीतिक कारण है, अलग अलग देश जब आपस में लड़ते हैं, व्यापार का नुकसान होता है, तो यहाँ पर निवेशक सुरक्षित निवेश चाहते हैं और सुरक्षित निवेश में फिर वे गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड है सेमीकंडक्टर बनाने में, रिन्यूएबल एनर्जी के जो और टेक्नोलॉजी से उन्हें डेवलप करने के लिए, जैसे सोलर पैनल के लिए, और फिर अपना एआई में जो टूल्स लगते हैं उनके लिए, और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस उपकरणों को बनाने के लिए सिल्वर का यूज़ होने वाला है। इसके लिए इसकी डिमांड है। इसके अलावा एक तो एक तरफ गोल्ड का भाव बढ़ रहा था, इसके लिए लोग चांदी में निवेश कर रहे थे, तो इसके लिए भी इसकी डिमांड है। और जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसको लेकर भी डिमांड तो है। बाकी आपके पास गोल्ड और सिल्वर में, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने के अलावा गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में निवेश करने का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो फिजिकल गोल्ड और ईटीएफ की कीमत से ही जुड़ा हुआ होता है। और आप इसे आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आप कंपनीज के शेयर ट्रेड करते हैं वैसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसका मैनेजमेंट जो है वो असेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड कंपनीज करती हैं, और इसे ट्रैक किया जा सकता है सरकार की तरफ से। और इसकी जो गोल्ड और सिल्वर की डिमांड है, उसको यहाँ पर नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने इस इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। बीबीएनजे ट्रीटी लागू हो गई है। क्यों लागू हुई है? ताकि हाई सीज में, जो अंतर्राष्ट्रीय वाटर है, जहां पर किसी भी देश का जुरिस्डिक्शन नहीं है, जहां पर किसी भी देश की संप्रभुता का दावा नहीं है, वहां पर समुद्री संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। और इसमें हमने देखा था कि जो बेस लाइन है वहां से 12 नॉटिकल मील तक होता है टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद 24 तक होता है कंटिग्यूअस जोन, उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके आगे होता है हाई सीज। तो हाई सीज के संसाधनों का संरक्षण करना है, क्योंकि जो 200 नॉटिकल मील है वहां तक के संसाधनों का दावा वहां की जो सरकार है, जिस क्षेत्र से पानी लगा हुआ है, उस देश की सरकार कर सकती है और वहां से संसाधनों का दोहन भी कर सकती है। तो इसको लेकर हमने बातचीत की। यूएन क्लॉज के तहत संधि हुई है और भारत ने इसे हस्ताक्षर भी किए हैं और इसका समर्थन भी किया है। वैश्विक संसाधनों का शासन, मतलब गवर्नेंस बढ़ाना है, मतलब गवर्नेंस ठीक से मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है, महासागरों का संरक्षण करना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है और फायदे को सभी देशों में बराबर बांटना है। इस तरह से इस संधि को डिज़ाइन किया गया है और यही कोशिश है कि पर्यावरण का और संसाधनों का संरक्षण हो सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।